दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजवंश चोल वंश का कला के क्षेत्र में योगदान के बारे में अध्ययन करेंगे। चोल वंश दक्षिण भारत के एक प्रमुख राजवंश है जो 9वीं से 13वीं शताब्दी तक जैसे साहित्य कला के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। चोल वंश के इतिहास को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्रारंभिक चोल और मध्यकालीन चोल। प्रारंभिक चोल जो राजवंश है वो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व से 850 ईस्वी तक दक्षिण भारत के सुदूर दक्षिण या तमिल क्षेत्र में स्थित एक राजवंश था। प्रारंभिक चोलों के बारे में हमारे पास ज्यादा ऐतिहासिक साक्ष्य मौजूद नहीं है, लेकिन संगम साहित्य तथा मौर्यकालीन राजा अशोक के शिलालेखों से हमें प्रारंभिक चोल के इतिहास की जानकारी मिलती है। प्रारंभिक चोल या पूर्वकालीन चोल भी जिन्हें कहा जाता है, तो प्रारंभिक चोल जो थे उनका जो कार्यकाल है वो 300 ईसा पूर्व से 850 ईस्वी तक माना जाता है, जबकि मध्यकालीन चोल राजवंश 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक इनका शासनकाल माना जाता है। हम चोल वंश के विभिन्न शासकों के शासनकाल के अनुसार ही चोल कला के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्राचीनतम दक्षिण भारतीय राजवंश जो चोल राजवंश था वो अपने प्रारंभ में पल्लवों के अधीन रहे थे। तो अगर हम भारत के मैप में इन स्थिति देखते हैं तो चोल राजवंश तमिल क्षेत्र के भाग में इनका उदय हुआ था। इसके पश्चात उत्तरी कर्नाटक का, दक्षिणी कर्नाटक का कुछ भाग और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में चोल साम्राज्य फैला था। ये चोल प्रारंभ में पल्लवों के सामंत रहे थे और कहा जाता है कि मध्यकाल में पल्लव वंश और पांडेय वंश दोनों के बीच संघर्ष हुआ और उसका फायदा उठाते हुए पुनः चोल वंश का उत्कर्ष हुआ। तो प्रारंभिक चोल वंश जो 300 ईसा पूर्व से जिसका प्रारंभ माना जाता है, संगम साहित्य अर्थात संगम काल तमिल क्षेत्र में संगम कवियों का जो ग्रुप था उनके द्वारा लिखे गए साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। उन तमिल कवियों का जो संघ है वो संगम कहलाता है और वह समय जिससे संगम कवियों के द्वारा अपनी रचनाएं लिखी गई या साहित्य की रचना हुई उसे संगम काल कहा जाता है। तो संगम साहित्य में जो कथाएं हैं उन कथाओं में हमें प्रारंभिक चोल वंश के कुछ राजाओं के नामों के बारे में पता चलता है। प्रारंभिक चोल वंश के सर्वाधिक प्रतापी जो शासक थे वो थे करिकाल। करिकाल के इतिहास की जानकारी हमें अशोक के 12वें और 13वें शिलालेख से भी होती है और साथ ही संगम साहित्य में भी हमें इनका परिचय मिलता है। करिकाल के क्षेत्र में ही चोल कला का प्रारंभ हो चुका था। उनके द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में तमिल क्षेत्र की जो कावेरी नदी है, कावेरी नदी पर बांध बनाया गया था। इसके पश्चात जो दूसरे प्रमुख शासक थे जिनका संगम साहित्य में नाम मिलता है वो थे नलान केली। इसके अतिरिक्त एक अन्य शासक का नाम हमें संगम साहित्य की कथाओं में देखने को मिलता है। उन संगम साहित्य की कथाओं में बल वर्मा नाम के एक शासक का नाम भी मिलता है। कहा जाता है कि बल वर्मा ने एक प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था। उस मंदिर को हम श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर भारत का एक विशाल मंदिर के रूप में जाना जाता है और भारत के भगवान विष्णु का सबसे बड़े मंदिर में इस मंदिर को फिर समझा जाता है। इस मंदिर का नाम है श्री रंगम रंगनाथ स्वामी मंदिर। इसका जो इतिहास है वो भी हमें संगम कहानियों में ही देखने को मिलता है। भारत के तमिलनाडु के श्रीरंगम या त्रिची में स्थित यह मंदिर जो कि लगभग 156 एकड़ में फैला हुआ है। तो इस मंदिर 156 एकड़ में फैला हुआ है और इसके विशाल गोपुरम लगभग 236 फीट ऊंचा इसका गोपुरम है। गोपुरम द्रविड़ शैली की एक प्रमुख विशेषता है। गोपुरम अर्थात मंदिरों के प्रवेश द्वार। कहा जाता है कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनके गोपुरम उनके विमानों से भी ऊंचे थे। तो
चोल राजवंशों के प्रमुख राजाओं द्वारा या प्रारंभिक राजाओं के द्वारा ही द्रविड़ वास्तुशैली की शुरुआत कर दी गई थी। इनके द्वारा बनाए गए जो मंदिर हैं वो प्रमुख रूप से द्रविड़ शैली में बनाए गए हैं। द्रविड़ शैली जो जिसमें मंदिर सीढ़ीदार या जिनका उनकी जो रचना होती है उन मंदिरों में इनकी रचना एक पिरामिड की आकृति की होती है। मंदिरों के ऊपर उनके ऊंचा विमान होना, मंदिर के बीच में गर्भगृह जहाँ पर ईश्वर की मूर्ति रखी जाती है और मंदिर में विशाल मंडप और विशाल गोपुरम द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता है। और कई बार तो जो उनके विशाल गोपुरम है वो इनकी इतनी हाइट होती है उनकी कि वो विमान से भी ऊंचे दिखाई पड़ते हैं। तो द्रविड़ शैली की जो शुरुआत प्रारंभिक की गई थी वो प्रारंभिक चोल राजाओं के द्वारा ही की गई थी। प्रारंभिक चोल राजाओं ने जिन मंदिरों का निर्माण करवाया उन मंदिरों में जो सबसे बड़ा मंदिर है, हालांकि हम श्री रंगनाथ स्वामी का मंदिर ही है, हालांकि इसके बारे में हमें ज्यादा एविडेंस नहीं मिलते हैं, लेकिन क्योंकि संगम कथाओं में वर्णित है इसीलिए इसे चोल शासकों के द्वारा निर्मित ही माना जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और ये मंदिर 2017 में हमारे 2017 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा इसे पुरस्कार भी दिया जा चुका है। साथ ही इस मंदिर को हमारे प्रमुख ऐतिहासिक धरोहर में शामिल करने की ये जो सूची बनाई जाती है उसकी अस्थायी सूची में भी शामिल कर लिया गया है। तो ये जो प्रारंभिक मंदिर प्रारंभिक चोल वंश के राजाओं में जो बनाया गया था, ये मंदिर कहा जाता है कि राजा परांतक के द्वारा बनाया गया था। तो इसके अलावा प्रारंभिक चोल वंश के शासकों में जो द्रविड़ शैली की शुरुआत की थी, इस शैली में उन्होंने ईंटों के बजाय पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग करना भी शुरू कर दिया था। तो प्रारंभिक चोल शासकों के इतिहास में जो कई मंदिरों का और निर्माण करवाया भी गया है और हम कह सकते हैं कि इस काल में द्रविड़ कला की शुरुआत हो चुकी थी। इसके पश्चात अगर हम मध्यकालीन चोल वंश के इतिहास को जानते हैं तो मध्यकालीन चोल वंश जो लगभग 850 ईस्वी से 1279 ईस्वी तक सभी मध्यकालीन चोल राजाओं ने अपनी विशाल धन संपदा अपनी विजयों के द्वारा प्राप्त किए गए धन का प्रयोग चोल कला के विकास में लगाया था। इसीलिए चोल काल का स्वर्ण युग या कला और स्थापत्य मूर्ति कला का इतना अधिक डेवलपमेंट हुआ कि इस काल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। चोल शासकों के अब हम क्रमानुसार उनकी कला के क्षेत्र में योगदान के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले विजयालय चोल जिसने की चोल वंश की पुनर्स्थापना की, जहां प्रारंभिक चोल पल्लव वंश के सामंत थे, यहाँ ये चोल वंश, इसके पश्चात कर्नाटक क्षेत्र में चेद वंश, पांड्य वंश, इसके अलावा काकतीय, होयसल, मध्य भारत में चालुक्य वंश, इन सभी राजवंशों ने कला के क्षेत्र में अपना योगदान दिया था। तो जब प्रारंभिक चोल यहाँ पल्लवों के अधीन थे, तो जब पल्लवों और पांड्य में संघर्ष शुरू हुआ तो चोल वंश ने अपना पुनः उत्कर्ष किया और चोल वंश की स्थापना विजयालय चोल के द्वारा की गई और धीरे धीरे सुदूर दक्षिण में चोल वंश का विस्तार हो गया था। तो सबसे पहले विजयालय चोल ने तंजावुर में, तमिलनाडु के तंजावुर में दुर्ग का निर्माण करवाया था और साथ ही साथ चोल शैली के कई मंदिरों के निर्माण की भी इन्होंने शुरुआत की थी। इसके पश्चात दूसरे जो प्रमुख शासक हैं आदित्य प्रथम, जिन्होंने पल्लवों को हराया और चोल कला का प्रसार किया। इन्होंने भी कावेरी मंदिर के किनारे कई शिव मंदिरों का निर्माण करवाया था। इसके पश्चात जो राजा परांतक प्रथम का नाम आता है, परांतक प्रथम के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने वरदराज पेरुमल मंदिर जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, इस मंदिर के निर्माण में भी अपना योगदान दिया था। कहा जाता है कि ये जो मंदिर है वो पल्लव शासक
नंदीवर्मन के द्वारा बनाया गया था। लेकिन इस मंदिर की में कई शिलालेख हैं जिनमें कि हमें परांतक प्रथम का नाम देखने को मिलता है। तो कहा जाता है कि परांतक प्रथम ने भी इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया था। यह मंदिर देवउपनई गांव में स्थित है, जो पुडुचेरी के बाहरी इलाके में स्थित है। कहा जाता है कि ये मंदिर अपने 1000 खंभों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है और इसके हर खंभे पर जो एक शेर की मूर्ति उकेरी गई है। तो अपनी मूर्ति कला और अपनी वास्तुकला के लिए ये अपनी विशेष पहचान रखता है। यह जो मंदिर है ये भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी को समर्पित है। इस मंदिर के लिए भी कहा जाता है कि यह मंदिर भी द्रविड़ शैली में ही बना हुआ है। इसके अतिरिक्त राजा परांतक प्रथम ने कांस्य मूर्ति कला की शुरुआत भी की थी और कांस्य मूर्ति कला के क्षेत्र में चोलकालीन स्थापत्य का सबसे बड़ी जो योगदान है वो नटराज शिव की मूर्ति को माना जाता है, जो कांस्य से बनी हुई है। अर्थात शिव के तांडव करती हुई मूर्ति इन चोलों के द्वारा ही बनाई गई थी। इसके पश्चात जो प्रमुख शासक चोल वंश के थे वो थे राजराजा प्रथम, जिन्हें चोल कला का महान संरक्षक कहा जाता है। इनके द्वारा बनाया गया बृहदीश्वर मंदिर, बृहदीश्वर अर्थात जो महान ईश्वर है, यह मंदिर भी भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण तंजावुर में कराया गया था और इस मंदिर में चोल वास्तुकला का बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिलता है। इस मंदिर का दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर भी है। यह मंदिर अपने भित्ति चित्रों के लिए भी प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र अर्थात दीवारों पर उकेरे गए चित्र। तो चोल काल में भित्ति चित्र मंदिरों में अंदर बनवाए गए थे। उन भित्ति चित्रों में महाकाव्यों की कथाएं उकेरी गई, देवी देवताओं के चित्र, शिव, गणेश, पार्वती आदि कई देवी देवताओं के चित्र इनमें बनाए गए हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसका विशाल गोपुरम है जो बहुत ही ऊंचा और अलंकृत है। यह मंदिर भी द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ये द्रविड़ शैली में बने हुए इस मंदिर में ये मंदिर का प्रमुख रूप से विमान है। ये मंदिर का सभा मंडप है। मंदिर में नीचे कि इस जगह पर गर्भगृह स्थित है जहाँ भगवान शिव की मूर्ति स्थित है। तो इस काल में राजराजा प्रथम ने जिस बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, इस मंदिर का जो 11वीं शताब्दी में बना था। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि इतने विशाल और ऊंचे गोपुरम के साथ और इतने बड़ा विमान होते हुए भी इस मंदिर की परछाई कभी भी जमीन पर नहीं पड़ती है। साथ ही साथ चोल राजाओं ने ईंटों के स्थान पर पत्थरों और शिलाओं का प्रयोग करना शुरू किया था। तो यहाँ इस मंदिर के शिखर पर 80 टन वजनी एक ग्रेनाइट पत्थर को पहुंचाया गया। तो उस काल में भी इतनी आधुनिक उनके पास यंत्र थे कि जिसकी सहायता से 80 टन ग्रेनाइट वजन का जो पत्थर है वहां ऊपर चढ़ाया गया और उसकी सहायता से यहाँ इस मंदिर के शिखर को बनाया गया था। इस मंदिर में ये पहला मंदिर है जहाँ राजा की मूर्ति भी मंदिर की दीवार पर लगाई गई थी। साथ ही साथ इसका जो इकोसिस्टम है वो भी बहुत ही अनोखा है, जिसमें जो भी बोला जाए वापस ध्वनि प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती है। इस मंदिर का जो शिखर है वो लगभग 66 फीट ऊंचा है। इस मंदिर को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो चोल वंश के 3 प्रमुख मंदिरों में जो मंदिर है, पहला बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा दारासुरम का ऐरातेश्वर मंदिर और तीसरा गंगई कोंड चोलपुरम मंदिर। इन तीनों मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है और 4 जो चोल वंश के 3 जीवंत मंदिरों में इन्हें माना जाता है। इन सभी मंदिरों में जो प्रमुख ईश्वर की जो मूर्तियां हैं वो प्रमुख रूप से उनके गर्भगृह में स्थित है, जो कि द्रविड़ कला की एक अनोखी विशेषता है। इसके पश्चात राजेंद्र प्रथम जिनके द्वारा बनाया गया गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर, वो भी विश्व की यूनेस्को की धरोहर में शामिल है। यह भी बृहदेश्वर मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया था। इस मंदिर में विशाल जलाशय और कुंडों का निर्माण करवाया गया। तो द्रविड़ शैली की एक जो अन्य विशेषता है वो ये है कि मंदिर परिसर में जलाशय और कुंडों का निर्माण करवाना। इनमें दक्षिण पूर्व एशिया में कलाकालीन
राजा ने प्रचार किया था। यह जो मंदिर है लगभग 1025 ईस्वी में बनाया गया था और राजेंद्र चोल ने इसी मंदिर के नाम जो अपनी राजधानी का नाम रखा था गंगईकोंडा चोलपुरम रखा था, अर्थात गंगा को जीतने वाला चोलों का नगर। इससे हमें पता चलता है कि राजेंद्र प्रथम ने उत्तरी भारत में अब विजय हासिल की थी, गंगा क्षेत्र को जीत लिया था और उसके जीतने की खुशी में ही इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और यह जो मंदिर है इसका विमान लगभग 55 मीटर ऊंचा है, यानी बृहदेश्वर मंदिर से थोड़ा सा ये छोटा है। तंजावुर मंदिर से छोटा होने के साथ साथ ही इसका आकार थोड़ा सा घुमावदार है। घुमावदार अर्थात इसमें थोड़ा सा जो प्रभाव है वो द्रविड़ के साथ साथ नागर शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत की कला की एक प्रमुख शैली है, ऐसे ही उत्तर भारत की कला की प्रमुख शैली है नागर शैली, जिसमें गोपुरम नहीं होते हैं और साथ ही साथ जिसमें जो मंदिर है उनका जो रचना है वो थोड़ी सी घुमावदार हो जाती है। जहां द्रविड़ शैली में पिरामिड नुमा आकृति होती है, उसी तरह नागर शैली में मंदिर थोड़े से घुमावदार हो जाते हैं, साथ ही साथ इनमें गोपुरम नहीं होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। इसके पश्चात इस मंदिर में जो शिल्प कला को अगर हम देखते हैं तो भगवान शिव, विष्णु, दुर्गा एवं अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को उकेरा गया है और शिव की नटराज मुद्रा में एक मूर्ति भी यहाँ उपस्थित है। साथ ही साथ इस मंदिर में नंदी मंडप भी बनाया गया है, जिसमें विशाल मंदिर का जो परिसर है वहाँ नंदी बैल की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। नंदी की जो ये प्रतिमा है मंदिर के गर्भगृह के सामने है, अर्थात गर्भगृह में भगवान शिव की मूर्ति और गर्भगृह के बाहर नंदी की एक विशाल मूर्ति स्थापित की गई है। इसके पश्चात चोल शासकों में जो नाम आता है वो राजाधिराज प्रथम और राजेंद्र द्वितीय। इन शासकों के काल में पूर्ववर्ती शासकों द्वारा बनाए गए मंदिरों का संरक्षण किया गया। साथ ही साथ इन्होंने पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा जो कांस्य मूर्ति के निर्माण की परंपरा थी उसमें शुरू रखा। इन्होंने कई मंदिरों को जीर्णोद्धार करवाया और विशेष रूप से कला के क्षेत्र में संगीत कला का विशेष रूप से इन्होंने उसको संरक्षण दिया और उसका प्रचार किया। इसके पश्चात चोल शासकों में वास्तुकला में नवाचार करने वाले शासकों में शासक कुलोत्तुंग प्रथम का नाम जाना जाता है। कुलोत्तुंग प्रथम जिन्होंने 1070 से लगभग 1122 ईस्वी तक शासन किया था, इन्होंने चित्रकला और मंदिर निर्माण शैली को नवीन रूप दिया। चोल शैली के मंदिरों को बहुत ही अलंकरण के साथ बनाया गया और सबसे बड़ी बात इन्होंने नागर, द्रविड़ और बेसर शैली का संयोजन किया था। जहां नागर शैली जो उत्तर भारत की प्रमुख शैली है, द्रविड़ शैली जो कि दक्षिण भारत की प्रमुख शैली है और बेसर शैली जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ भाग में इस शैली का प्रयोग किया गया है। ये जो बेसर शैली है नागर और द्रविड़ दोनों का मिश्रित रूप है। जहां नागर शैली में गोपुरम अर्थात बड़े बड़े प्रवेश द्वार अनुपस्थित होते हैं, द्रविड़ शैली में बड़े बड़े गोपुरम बनाए जाते हैं, जबकि बेसर शैली में गोपुरम कहीं बनाए भी गए हैं और कहीं गोपुरम अनुपस्थित भी है, लेकिन वो द्रविड़ शैली की तुलना में थोड़े से छोटे हैं। तो कुलोत्तुंग प्रथम के द्वारा इन तीनों शैलियों का मिश्रण किया गया था। ज्यादातर हम नागर शैली के जो मंदिर उत्तर भारत में ही देखने को मिलते हैं और उड़ीसा का कोणार्क मंदिर नागर शैली के मंदिरों का एक बहुत अच्छा उदाहरण देखा जा सकता है। तो ये नागर शैली के जो मंदिर है वो थोड़े से घुमाव लिए हुए हैं, जबकि द्रविड़ शैली के मंदिर सीधे पिरामिड नुमा आकृति, इनके ऊपर ऊंचा विमान और बड़े बड़े इनके प्रवेश द्वार और गोपुरम इनकी प्रमुख विशेषता है। और द्रविड़ शैली के जो मंदिर है उनमें अभी हमने जो पहला मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, दूसरा प्रमुख मंदिर गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर या चोल राजाओं के द्वारा बनाए गए मंदिरों में द्रविड़ शैली को देखा जा सकता है। इसके अलावा बेसर शैली का जो मंदिर है उसमें सबसे अच्छा उदाहरण कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर है, जिसमें नागर और द्रविड़ दोनों का ही मिश्रण देखने को मिलता है। तो उड़ीसा का ये कोणार्क मंदिर है,
जो हम देख सकते हैं इस चित्र में, जो कि ये प्रमुख रूप से नागर शैली में बना हुआ है। इसके पश्चात ये जो मंदिर है ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है, और इसके साथ साथ इसमें जो कुछ जो प्रभाव है वो नागर शैली का भी देखा जा सकता है। इसके पश्चात जो चोल वंश के अगले प्रतापी शासक थे वो थे विक्रम चोल। विक्रम चोल ने भी मंदिरों में नक्काशी और शिलालेखों की परंपरा को बढ़ाया। तो चोल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिरों में अंदर जो शिलालेख भी देखने को मिलते हैं, उन शिलालेखों में उन राजाओं के नाम और उनका परिचय मिलता है। उसके पश्चात कुलोत्तुंग द्वितीय, राज राजा द्वितीय, कुलोत्तुंग तृतीय, इनके काल में भी जो वास्तुकला के क्षेत्र में प्रोग्रेस हुई, लेकिन कुलोत्तुंग तृतीय के बाद के शासकों में वास्तुकला में थोड़ी सी गिरावट हमें देखने को मिलती है, क्योंकि इसके पश्चात पांडे वंश का पुनः प्रसार होने लग गया, और पांडे कला का प्रसार होने के साथ ही चोल कला का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया। तो चोलकालीन वास्तुकला के बारे में हमने पढ़ा। उनकी प्रमुख विशेषताएं जो इन मंदिरों को देखकर हम बता सकते हैं कि सबसे पहले तो ये मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं, जिनमें ऊंचे गोपुरम और पिरामिड नुमा विमान इनकी सबसे बड़ी विशेषता है। इन मंदिरों में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। विस्तृत मंडप और सभा मंडप बनाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर के परिसर में जलाशय और कुंडों का निर्माण है, और साथ ही साथ मंदिर में शिलालेख लिखे गए हैं। क्योंकि यह राजवंश सुदूर दक्षिण का है, इसीलिए इन दीवारों पर तमिल और संस्कृत में शिलालेख खुदे हुए थे। 3 जो प्रमुख मंदिर है, रतेश्वर मंदिर, गंगई चोलपुरम मंदिर और तीसरा ऐरावतेश्वर मंदिर, ये तीनों ही मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। और साथ ही साथ ऐरावतेश्वर मंदिर तो अपने भित्ति चित्रों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ये जो दृश्य दिखाई दे रहा है ये ऐरावतेश्वर मंदिर इसमें दिखाया गया है, जो कि तमिल के दानासुरम में स्थित है। इसके अलावा इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि मंदिर की सीढ़ियों पर अपने आप ही जैसे जैसे व्यक्ति इसके ऊपर चढ़ता है तो इसमें संगीत की धुन सुनाई देती है। ऐरावतेश्वर मंदिर जो हिंदू मंदिर है, ये भी भगवान शिव को ही समर्पित है, और 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। राजराजा चोल ने इस मंदिर का निर्माण किया था। तो वास्तुकला के क्षेत्र में चोल काल में जो मूर्ति निर्माण कला का भी डेवलपमेंट हुआ था, और मूर्तियां विशेषकर धातु और कांसे की बनाई गई थी। और इन कांसे की बनाई हुई मूर्तियों में सबसे जो विश्व में प्रसिद्ध मूर्ति है वो है शिव की तांडव करते हुए नटराज की मूर्ति, जो दुनिया के विभिन्न संग्रहालयों में रखी गई है। इसके अलावा शिव, विष्णु, उनकी पत्नी और कई शैव संतों और शैव के साथ ही आलवार और नैनार संतों की मूर्तियां भी इस काल में बनाई गई थी। तो यहाँ इस चित्र में आप शिव की मूर्ति को कृष्ण, यहाँ भगवान कृष्ण, उनकी पत्नी रुक्मणी और सत्यभामा, उनके वाहन गरुड़ की मूर्ति है, जो 11वीं-12वीं शताब्दी की है, जो तमिलनाडु में पाई गई थी। इसके अलावा यह जो मूर्ति है वो शिव की तांडव करते हुए नटराज की मूर्ति है, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये कांसे की महादेवी की मूर्ति, जो भी चोल काल की प्रमुख मूर्ति है। और 10वीं शताब्दी के आसपास धार्मिक अवधारणाओं ने ये मांग की कि देवता मानव सम्राट के विभिन्न सार्वजनिक भूमिकाओं में भाग ले, अर्थात जो भी सार्वजनिक रूप से जो उत्सवों का आयोजन हो रहा है उनमें भी देवताओं की उपस्थिति होनी चाहिए। तो इसके परिणाम स्वरूप दैनिक अनुष्ठानों में, जुलूस में और मंदिरों का जो उत्सव बनाए जाते हैं उनमें देवताओं की मूर्तियों को भी जुलूस के साथ साथ ही उन मूर्तियों को साथ लेकर घूमने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए इस काल में कांसे की बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई गई हैं, और उन मूर्तियों के आधार पर बड़े बड़े छिद्र भी देखे गए हैं। उन छिद्रों की सहायता से उन मूर्तियों को डंडे में लटकाया जाता था, और धार्मिक उत्सव या कोई सामूहिक अनुष्ठान में उन मूर्तियों को ले जाया जाता था। ये जो मूर्तियां बनी थी इनकी प्रमुख विशेषता है कि ये कांसे की बनी हुई हैं, और इन मूर्तियों के लिए लॉस्ट वेस्ट तकनीक का प्रयोग किया गया है। लॉस्ट वेस्ट टेक्निक अर्थात जो इन कांसे को गला करके सांचों में भरा गया और उनसे मूर्तियों का निर्माण किया गया, इसे ही लॉस्ट वेस्ट तकनीक कहा जाता है। इसके अलावा दूसरी प्रमुख विशेषता इस काल की है नटराज की मूर्ति।
तीसरी प्रमुख विशेषता है इस काल में यथार्थवादी कला। यथार्थवादी कला यानी अगर मूर्तियों को देखा जाए, उनके हाव भाव को देखा जाए तो वो मूर्तियां बिल्कुल जीवंत दिखती है। इन मूर्ति कला में भक्ति आंदोलन का भी प्रभाव देखा जा सकता है और शिल्प की दृष्टि से भी ये उत्कर्ष मूर्तियां बनी हुई है, जिनमें गहने, वस्त्र, उनके हाव भाव, जो भाव भंगिमा है वो बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। इस काल की प्रमुख मूर्तियों में नटराज, पार्वती, विष्णु और इसके साथ ही आलवार और नैनार संत अर्थात शिव और विष्णु के भक्त संतों की काफी प्रतिमाएं बनाई गई थी। ये एक मूर्ति हनुमान जी की मूर्ति जो उत्तर चोल काल की मूर्ति है, उत्तर चोल काल अर्थात मध्यकालीन चोल काल की, जो चुरा करके ऑस्ट्रेलिया ले जाई गई थी और वहां से इस मूर्ति को वापस लाया गया था। इसके अलावा आज भी हमारी सरकार के द्वारा और भारतीय पुरातन विभाग के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं कि जो चोलकालीन अधिकांश मूर्तियां हैं जो विदेशों में ले जाई गई थी, उन्हें पुनः भारत में लाया जाए। इसके अलावा कला के क्षेत्र में, जो चित्रकला के क्षेत्र में भी काफी प्रोग्रेस चोलों ने की थी। मंदिरों की दीवारों पर म्यूरल पेंटिंग्स अर्थात भित्ति चित्र बनाए गए थे। इन भित्ति चित्रों में देवी देवताओं के चित्र, साथ ही महाकाव्यों की कथाओं का भी सुंदर चित्रण किया गया है और उनके सामाजिक जीवन के कुछ दृश्य भी बनाए गए हैं। ये जो भित्ति चित्र है दीवारों पर बनाए गए, इनमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया और साथ ही साथ धार्मिक और पौराणिक कथाओं का चित्रण किया गया है। ऐसे ही जो बृहदीश्वर मंदिर है जो कि यूनेस्को की धरोहर में शामिल है, चोलकाल का जो सबसे बड़ा जो मंदिर, विशेष मंदिर है, ये मंदिर, इस मंदिर में भगवान शिव और अन्य देवी देवताओं के चित्र उकेरे गए हैं। भित्ति चित्रों में वही तीनों जो मंदिर जो कि ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है, बृहदीश्वर मंदिर, गंगई कोंडा चोलपुरम मंदिर और ऐरावतेश्वर का दारासुरम मंदिर, तीनों पे भित्ति चित्रकारी देखी जा सकती है। इस तरह हम कह सकते हैं कि राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम ने चोल कला को स्वर्ण युग तक पहुंचाया था। प्रारंभिक चोल में भी चोल कला का डेवलपमेंट शुरू हो गया था, द्रविड़ शैली की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन राजराजा प्रथम और राजेंद्र प्रथम अर्थात मध्यकालीन चोल राजाओं ने चोल कला का उत्कर्ष किया कि उस काल को हम चोल कला का स्वर्ण युग कह सकते हैं। ये जो मंदिर है और कांस्य कला, मंदिर निर्माण कला, इनके द्वारा बनाए गए भित्ति चित्र चोल काल की सबसे बड़ी उपलब्धि है। चोल कला और वास्तुकला का प्रभाव आज भी दक्षिण भारत में देखा जा सकता है। तो चोल शासकों ने द्रविड़ शैली की शुरुआत की। द्रविड़ शैली के साथ साथ कुछ मंदिरों पर नागर और कुछ मंदिरों पर बेसर शैली का प्रभाव भी देखा जा सकता है। तो जहाँ नागर, बेसर और द्रविड़ शैली तीनों का मिश्रण किया गया और चोल कला को संपूर्ण विश्व में आज इसी उनकी कला के कारण जाना जाता है। तो इस तरह चोल शासकों द्वारा कला के क्षेत्र में स्थापत्य कला, मूर्ति कला और चित्रकला का डेवलपमेंट हुआ था और प्रमुख रूप से उनकी विशेषताओं को अगर हम देखते हैं तो द्रविड़ शैली के विशाल गोपुरम, द्रविड़ शैली के बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण और साथ ही साथ जो उनके शिखर या विमान जो कि पिरामिड की आकृति में बने हैं, वो संपूर्ण विश्व में आप जाने जैसे हैं। और चोल काल की जो नटराज की मूर्ति है जिसके कारण चोल वंश और हमारा भारत है संपूर्ण विश्व